NGC 1277 एक बहुत ही खास और दिलचस्प गैलेक्सी है जो हमसे लगभग 22 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर पर्सियस तारामंडल में स्थित है। खगोलविदों के लिए ये गैलेक्सी हमेशा से चर्चा का विषय रही है। ज्यादातर गैलेक्सी बहुत बड़े दायरे में फैली होती हैं, लेकिन NGC 1277 बहुत ही छोटी और घनी है। ये दिखने में तो छोटी लगती है, लेकिन इसमें तारों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसे वैज्ञानिकों ने रेलिक गैलेक्सी का नाम दिया है क्योंकि ये लगभग 10-12 अरब साल पहले जैसी थी, आज भी वैसी ही है। यानी ये ब्रह्मांड की शुरुआत के समय की एक जीवित निशानी है। NGC 1277 की सबसे हैरान करने वाली बात इसका सेंट्रल ब्लैक होल है। सामान्यतः किसी भी गैलेक्सी के केंद्र में जो ब्लैक होल होता है वो उस गैलेक्सी के कुल द्रव्यमान का एक छोटा हिस्सा होता है, लेकिन NGC 1277 के साथ ऐसा नहीं है। इस गैलेक्सी का ब्लैक होल इसके कुल द्रव्यमान का लगभग 14% से 59% तक हो सकता है। तुलना के लिए हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे का ब्लैक होल उसके कुल द्रव्यमान का मात्र 0.1% है। ये इतना बड़ा है कि वैज्ञानिकों को ये समझने में काफी समय लगा कि क्या ब्लैक होल पहले बना और गैलेक्सी बाद में, या फिर इसके विपरीत। NGC 1277 को खगोल विज्ञान की दुनिया में एक अनोखी पहेली माना जाता है। ये कोई साधारण गैलेक्सी नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की शुरुआती दिनों का एक ऐसा नमूना है जो अरबों सालों से बिना किसी बड़े बदलाव के वैसा ही बना हुआ है। आइए इसके हर पहलू को गहराई से समझते हैं। आमतौर पर गैलेक्सी समय के साथ दूसरी गैलेक्सियों से टकराती हैं, उनमें गैसें मिलती हैं और वे आकार में बड़ी होती रहती हैं। लेकिन NGC 1277 एक रेलिक या अवशेष गैलेक्सी है। इसका मतलब है कि ये लगभग 10 अरब साल पहले जैसी बनी थी, आज भी वैसी ही है। इसने अपने आसपास की दूसरी छोटी गैलेक्सियों को अपने अंदर नहीं समाया। ये ब्रह्मांड के जन्म के बाद के शुरुआती दौर का एक टाइम कैप्सूल है जो हमें ये बताता है कि आज से अरबों साल पहले आकाशगंगाएं कैसी दिखती थीं। NGC 1277 का नाम सुनते ही वैज्ञानिकों के दिमाग में सबसे पहले उसका सुपरमैसिव ब्लैक होल आता है। ये ब्लैक होल इतना विशाल है कि इसने आधुनिक खगोल विज्ञान के सिद्धांतों को चुनौती दी है। असामान्य अनुपात। आमतौर पर एक गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल का आकार उस गैलेक्सी के कुल भार का बहुत छोटा हिस्सा, अक्सर 0.1% से भी कम होता है। लेकिन NGC 1277 के मामले में ये ब्लैक होल पूरी गैलेक्सी के भार का लगभग 14% से 59% हिस्सा है। ये क्यों अजीब है? ये ऐसा ही है जैसे एक छोटे से घर के अंदर एक ऐसी तिजोरी हो जो उस घर के आधे वजन के बराबर हो। वैज्ञानिकों के लिए ये अभी भी शोध का विषय है कि आखिर इतना बड़ा ब्लैक होल एक इतनी छोटी गैलेक्सी में कैसे समा गया और उसने गैलेक्सी को और बढ़ने से क्यों रोक दिया। कल्पना कीजिए एक ऐसी तिजोरी की जो उस तिजोरी को रखने वाले घर से भी ज्यादा भारी और कीमती हो। खगोल विज्ञान की भाषा में ऐसी ही एक पहेली है NGC 1277। ये एक ऐसी गैलेक्सी है जो ब्रह्मांड के भौतिकी के बुनियादी नियमों को चुनौती देती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर अरबों साल पहले आकाशगंगाएं कैसी दिखती थीं। NGC 1277 को रेलिक यानी अवशेष गैलेक्सी कहा जाता है। ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला है। ब्रह्मांड के इतिहास में ज्यादातर गैलेक्सियां समय के साथ दूसरी गैलेक्सियों से टकराती हैं, आपस में जुड़ती हैं और बड़ी होती हैं। लेकिन NGC 1277 पिछले 10 से 12 अरब वर्षों से बिल्कुल अकेली रही है। ये एक ऐसी टाइम मशीन है जो हमें शुरुआती ब्रह्मांड की एक अनछुई तस्वीर दिखाती है। इसमें मौजूद तारे ब्रह्मांड के जन्म के कुछ समय बाद ही बन गए थे और तब से यहाँ सन्नाटा है, कोई नया तारा नहीं, कोई हलचल नहीं। अब बात करते हैं इसके सबसे विवादास्पद हिस्से की, इसका केंद्र। NGC 1277 के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 17 अरब गुना है। सामान्य गैलेक्सियों में ब्लैक होल का द्रव्यमान पूरी गैलेक्सी के उभार का मुश्किल से 0.1% होता है, लेकिन NGC 1277 में ये ब्लैक होल पूरी गैलेक्सी के वजन का आधे से ज्यादा हिस्सा हो सकता है। ये को-इवोल्यूशन के उस नियम को तोड़ देता है जिसे हम अब तक सच मानते आए थे। ये बताता है कि कभी-कभी ब्लैक होल का विकास गैलेक्सी के विकास से पहले और बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से हो सकता है।
वैज्ञानिक इसे रेड एंड डेड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ स्टार फॉर्मेशन की प्रक्रिया रुक चुकी है। इसके पीछे मुख्य कारण है AGN फीडबैक, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस फीडबैक। ये केंद्र में स्थित विशाल ब्लैक होल आसपास की गैसों को इतनी ऊर्जा के साथ बाहर धकेलता है कि नए तारों के निर्माण के लिए जरूरी कच्चा माल ही खत्म हो जाता है। ये गैलेक्सी तकनीकी रूप से अल्फा एनहांस्ड तारों से बनी है, जो बहुत ही कम समय में बनी एक विशाल विस्फोट जैसी घटना की ओर इशारा करती है। ये गैलेक्सी किसी ऐसी प्रक्रिया का परिणाम है जिसे हम क्वेंचिंग कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी छोटे से कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा और भारी लोहे का गोला रख दिया जाए तो क्या होगा? कमरा शायद ढह जाएगा। अंतरिक्ष में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गैलेक्सी आकाशगंगा की जिसने विज्ञान के सारे नियम तोड़ दिए हैं। उसका नाम है NGC 1277। जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें करोड़ों गैलेक्सियां दिखती हैं। ज्यादातर गैलेक्सियां बहुत बड़ी होती हैं और वे आपस में टकराकर नई नई चीजें बनाती रहती हैं। लेकिन NGC 1277 बिल्कुल अलग है। ये 22 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है और ये एक समय की मशीन की तरह है। वैज्ञानिक इसे रेलिक गैलेक्सी कहते हैं। इसका मतलब है एक ऐसी गैलेक्सी जो अरबों साल पहले जैसी थी, आज भी वैसी ही दिखती है, जैसे मानो समय इसके लिए ठहर गया हो। अब सुनिए सबसे हैरान कर देने वाली बात। किसी भी गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल होता है जो उस पूरी गैलेक्सी को बांध कर रखता है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे का ब्लैक होल उसके मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन NGC 1277 के अंदर एक ऐसा ब्लैक होल है जो पूरी गैलेक्सी का करीब आधे से ज्यादा वजन 50% से ऊपर अपने अंदर समेटे हुए है। ये ऐसा है जैसे एक छोटा सा घर हो और उसके अंदर का वजन एक बड़े पहाड़ जितना हो। ये ब्लैक होल इतना विशाल है कि वैज्ञानिक आज तक ये नहीं समझ पाए कि आखिर ये इतना बड़ा कैसे हो गया। क्या ये गैलेक्सी बनने से पहले ही बन गया था? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक महानगर की तरह है, जहां नए तारे बन रहे हैं, गैसें आपस में मिल रही हैं और जीवन की संभावनाएं हैं। लेकिन NGC 1277 एक पुराने वीरान शहर की तरह है, जहां कोई शोर नहीं है। ये क्यों ऐसी है? इसके पीछे की तकनीकी कहानी क्या है? हम इसे समझेंगे कि कैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी और ब्लैक होल ने मिलकर इसे एक पिंजरे में कैद कर दिया है। मान लीजिए कि आप एक छोटे से कमरे में खड़े हैं और उस कमरे का फर्श अचानक बहुत भारी होने लगे, इतना भारी कि वो पूरी इमारत को झुका दे। NGC 1277 के साथ बिल्कुल यही हुआ है। इसका सेंट्रल ब्लैक होल इतना बड़ा है कि अगर उसे हमारे सौरमंडल के बीच में रख दिया जाए तो वो पूरे सौरमंडल को निगल जाएगा। जब हम NGC 1277 जैसे खगोलीय अजूबों की ओर देखते हैं तो हम केवल एक गैलेक्सी को नहीं देख रहे होते, हम अपनी खुद की सीमाओं को देख रहे होते हैं। उन सीमाओं को जहां हमारा विज्ञान दम तोड़ देता है और कल्पना की शुरुआत होती है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या NGC 1277 ब्रह्मांड में अकेली है? शुरुआती दौर में वैज्ञानिकों को लगा था कि शायद ये एक बहुत ही दुर्लभ, अजीबोगरीब घटना है। लेकिन जैसे जैसे हमारी दूरबीनें और बेहतर होती गईं, हमने ऐसी और भी रेलिक गैलेक्सी ढूंढना शुरू कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में ऐसी हजारों गैलेक्सियां रही हों जो आज के समय में हमारे लिए किसी खोए हुए इतिहास जैसी हैं? क्या आज की सक्रिय और जवान गैलेक्सियां, जैसे हमारी अपनी मिल्की वे, भविष्य में NGC 1277 जैसी ही शांत और ठंडी हो जाएंगी? क्या रेड एंड डेड होना ही हर गैलेक्सी की अंतिम नियति है? हमने हमेशा ये माना कि गैलेक्सी और उसका केंद्र वाला ब्लैक होल एक साथ बड़े होते हैं। जैसे जैसे गैलेक्सी बड़ी होती है, ब्लैक होल भी बड़ा होता है। लेकिन NGC 1277 ने इस नियम को पूरी तरह से नकार दिया है। ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों के गले की हड्डी बना हुआ है। अंडा पहले आया या मुर्गी? क्या पहले ब्लैक होल बना और उसने अपनी गैलेक्सी को चारों तरफ लपेट लिया, या फिर इतनी बड़ी गैलेक्सी थी कि उसके अंदर का ब्लैक होल खुद ब खुद इतना विशाल हो गया? ये सवाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों यानी कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स को फिर से लिखने की मांग कर रहा है। एक और रहस्य है डार्क मैटर। हमारी थ्योरी कहती है कि किसी भी गैलेक्सी को स्थिर रहने के लिए उसके चारों ओर डार्क मैटर का एक बड़ा घेरा होना चाहिए। लेकिन NGC 1277 की गतिशीलता को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे इसमें डार्क मैटर की कमी है। अगर ये सच है तो ये हमारे उस ब्रह्मांडीय मॉडल को चुनौती देता है जिसे हम पिछले 50 सालों से सच मान रहे हैं। तो क्या हमारी फिजिक्स का कोई बड़ा हिस्सा अभी भी हमसे छुपा हुआ है?
भविष्य में हम केवल दूरबीन से नहीं देखेंगे, बल्कि हम सिमुलेशंस का सहारा लेंगे। सुपर कंप्यूटर की मदद से हम अरबों साल पीछे का ब्रह्मांड फिर से बनाएंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि 10-12 अरब साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने NGC 1277 को जमने पर मजबूर कर दिया। आने वाले समय में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी शक्तिशाली तकनीकें हमें उन शुरुआती गैलेक्सियों की और करीब से तस्वीरें देंगी। हम उस अंधेरे युग यानी डार्क एजेस को देख पाएंगे जहां से पहली बार रोशनी फूटी थी। NGC 1277 आज एक पहेली है, लेकिन कल ये एक नक्शा हो सकती है, एक ऐसा नक्शा जो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सबसे गहरे राज तक ले जाएगा। हम आज भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ब्लैक होल और गैलेक्सी, क्या ये दोनों सह अस्तित्व में जीते हैं या फिर ये एक परजीवी रिश्ता है जहां ब्लैक होल अपनी ही गैलेक्सी को खत्म कर देता है। ये सवाल आज की आधुनिक एस्ट्रोफिजिक्स की सबसे बड़ी बहस है। अब आप पूछ सकते हैं, हजारों करोड़ मील दूर एक धूल के कण जैसी दिखने वाली गैलेक्सी की इतनी चिंता क्यों? क्यों हम करोड़ों डॉलर खर्च करके टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेज रहे हैं? इसका जवाब है हमारा अपना भविष्य। NGC 1277 एक चेतावनी है। एक दिन अरबों साल बाद हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे भी थक जाएगी, गैसें खत्म हो जाएंगी, नए सितारे बनना बंद हो जाएंगे और हम भी शायद रेड एंड डेड गैलेक्सी बन जाएंगे। NGC 1277 को समझना वास्तव में अपने खुद के भविष्य के ब्लूप्रिंट को पढ़ने जैसा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST ने आज हमें जो तस्वीरें दी हैं वो महज शुरुआत हैं। अब हम ऐसी तरंगों को देख सकते हैं जो अरबों साल पहले निकली थीं। हम रेडशिफ्ट के जरिए समय में पीछे देख रहे हैं। आने वाले दशकों में हमारे पास ऐसे सुपर कंप्यूटर्स होंगे जो पूरी की पूरी गैलेक्सी का सिमुलेशन 1 सेकंड में कर देंगे। हम देखेंगे कि कैसे गुरुत्वाकर्षण का एक मामूली सा बदलाव पूरी गैलेक्सी का इतिहास बदल देता है। हम उस अदृश्य डार्क मैटर को मैप कर रहे हैं जो NGC 1277 के चारों ओर रहस्य बना हुआ है। ब्रह्मांड के इस विशाल महासागर में NGC 1277 एक द्वीप की तरह है, एक ऐसा द्वीप जहां समय रुक गया है। ये हमें सिखाता है कि जो चीज़ हमें आज बेजान और शांत लगती है, उसके पीछे अरबों साल की एक उथल-पुथल भरी दास्तान है। शायद एक दिन हम उस ब्लैक होल की सतह तक भी देख पाएं, जो आज हमारे लिए एक पहेली है। लेकिन तब तक NGC 1277 हमें बस एक ही चीज़ सिखाती है, देखते रहो, सवाल पूछते रहो, क्योंकि इस विशाल शून्य में हर खामोश गैलेक्सी के पास बताने के लिए एक कहानी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।